जय हिंद दोस्तों, ये मैं आज लेकर के आया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एन फ्रैंक की डायरी से। अब एन फ्रैंक की डायरी से ये क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी जो 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं इनको याद करें। तो पहला क्वेश्चन है इसका, देखो, व्हाट डू यू नाउ अबाउट एंस फैमिली। आप एंस की फैमिली के बारे में क्या जानते हो। इसमें ये एक लड़की रहती है। अब इसके माता पिता इसको छोड़ करके चले जाते हैं, मतलब इसके माता पिता हैं वो हॉलैंड चले जाते हैं। किसको छोड़ करके? एन फ्रैंक को। अब एन फ्रैंक का कोई मित्र नहीं होता है। अब मित्र नहीं होने के कारण वो अकेली रहना पसंद करती है, तो अकेला रहना पसंद करती है। तो वो अपना दोस्त किसको बनाती है? डायरी को। और वो डायरी लिखना प्रारंभ कर देती है। मतलब क्या करती है? डायरी लिखना प्रारंभ कर देती है। तो अब देखो उसके फैमिली के बारे में क्या था। तो पहला क्वेश्चन है एन के परिवार के बारे में आप क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2023 में पूछा जा सकता है। तो एज एन सेज हर फादर वाज द मोस्ट लवेबल फादर शी हैड एवर सीन। जैसा कि एन कहती है कि उसके पिता जैसे प्रिय पिता उसने कभी नहीं देखे थे। मतलब इतने अच्छे थे उसके पिताजी कि उसने ऐसा नहीं देखा था कभी भी। किसने नहीं देखा था? एन ने नहीं देखा था कभी भी ऐसा पिता नहीं देखे थे। उसकी एक बहन थी, उसकी एक बहन भी थी। उसका नाम क्या था? मार्गोट था। उसकी बहन का नाम मार्गोट था। शी हैड ए सिस्टर मार्गोट। उसकी बहन का नाम क्या था? मार्गोट था। हु वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। और वह कहाँ पैदा हुई थी? जर्मनी में 1926 में पैदा हुई थी। जो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में 1926 में जन्मी थी। कौन जन्मी? वो मार्गोट किसकी बहन थी? मार्गोट एन की बहन थी। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है हर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन सी हरसेल्फ वाज बोर्न इन जून 1929। अब देखो स्वयं एन जून 1929 में पैदा हुई थी। कब पैदा हुई थी? 1929 में पैदा हुई। कौन हुई? एन पैदा हुई। 1926 में कौन पैदा हुई? मार्गोट हुई। तो मार्गोट के ठीक बाद ही कौन पैदा हो जाती है? ये होती है कौन? एन पैदा होती है। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है शी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल शी वाज 4। और वो 4 वर्ष की थी। वह फ्रैंकफर्ट में 4 वर्ष की उम्र तक रही। कितने वर्ष तक? 4 वर्ष की उम्र की थी एन। जब तक कहाँ रहती है? फ्रैंकफर्ट में रहती है। फ्रैंकफर्ट एक जर्मनी का शहर है। ठीक है। आपने ये जर्मनी के एकीकरण SST की क्लास में पढ़ा होगा। वहाँ पर एक फ्रैंकफर्ट संसद थी। तो उसी तरह से ये 4 वर्ष तक रहती है। और हर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड 1933। उसके पिता 1933 में हॉलैंड जाकर बस गए थे। कहाँ बस गए थे? 1933 में हॉलैंड जाकर बस गए। किसके पिता बस गए? क्या नाम था उस लड़की का? उस लड़की का नाम था एन और दूसरी लड़की थी उनके मार्गोट। तो उसके पिताजी इस तरह से वहाँ पे जाकर के बस जाते हैं। फिर इसके बाद में आता है हॉलैंड और एडिथ। अब देखो इसकी मदर का नाम क्या था? हर मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हर फादर टू हॉलैंड। और उसकी माता थी यानी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक उसके पिता के साथ हॉलैंड चली गई। मतलब उसकी माताजी भी चली जाती है। किसकी? एन फ्रैंक की, जो डायरी लिखा करती है ना। तो उसकी माताजी भी चली जाती है। किसके साथ में? अपने पिता के साथ, यानी एन के पिता के साथ चली जाती है। फिर है मार्गोट एंड एन वर सेंट टू ऑकन टू स्टे विद देयर ग्रैंडमदर। देखो मार्गोट एंड एन वर सेंट टू ऑकन टू स्टे विद देयर ग्रैंडमदर। अब देखो ये एन और जो मार्गोट है वो दोनों क्या करती हैं? उनकी दादी के पास ट्रेन को ऑकन भेज दिया गया था। मतलब इन दोनों को भेज दिया गया, दादी अम्मा के पास भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर 1933। मार्गोट जो है 1933 में दिसंबर में कहाँ चली जाती है? हॉलैंड चली गई। एंड एन फॉलोड हर 2 months लेटर। और 2 महीने बाद ही एन भी वहीं
चली गई। मतलब इस तरह से उसका परिवार था। 1926 में मार्गोट पैदा हुई, 1929 में एन पैदा होती है, 1933 में जो है उसके पिताजी छोड़ कर के चले जाते हैं। 4 वर्ष की अवस्था में थी कौन? एन। तब उसके पिताजी हॉलैंड चले जाते हैं और उसकी माताजी भी चली जाती है। तो अब एन और वो उसकी जो बहन थी मार्गोट, दोनों अकेले कहाँ रहते हैं? जर्मनी में रहते हैं। और वो दोनों कहाँ चले जाते हैं? हॉलैंड चले जाते हैं। फिर इसके बाद में ये दोनों कहाँ रहती है? इनकी दादी माँ के पास भेज दिया जाता है। दादी माँ औकन में रहती है, औकन में, तो औकन में रहती है। फिर इसकी बहन जो है वो दिसंबर में चली जाती है 1933 में, और इसके ठीक 2 महीने बाद जो है कौन चली जाती है? इसका क्या नाम है? ये एन फ्रैंक है, वो 2 महीने बाद चली जाती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है इसका, Why is writing diary अब देखो, why is writing a diary a really strange experience for Anne? डायरी लिखना एन के लिए वास्तव में एक अजीब अनुभव क्यों है? At the very beginning, Anne says that writing in a diary is a really strange experience for her. प्रारंभ में ही एन कहती है कि डायरी में लिखना वास्तव में उसके लिए एक अजीब अनुभव है। मतलब अजीब अनुभव था उसके लिए, एक्सपीरियंस था, अनुभव था। स्ट्रेंज मानी अजीबोगरीब, एक्सपीरियंस फॉर हर, जिस तरह से कुत्ते को ले जाकर के दूसरे बाड़े में डाल दिया जाता है तो उसके लिए अजीब होता है, उसी तरह से उसके लिए भी क्या था? डायरी लिखना बहुत ही अजीब था। द रीजन्स फॉर दिस एरिया दैट शी हैज नॉट रिटन anything before, and she thinks that later on neither she nor anyone else will be interested in the thought of a 13 years old school girl. अब देखो, इसके बाद में उसने इसे पहले कभी कुछ नहीं लिखा है और वह सोचती है कि बाद में न तो वह स्वयं और न ही अन्य कोई 13 वर्ष की स्कूल जाने वाली लड़की के विचारों में रुचि रखेगा। मतलब वो डायरी लिखती है तो वो सोचने लग जाती है। पहले सोचते हैं कि मेरी डायरी में कोई विश्वास रखेगा या नहीं रखेगा, मेरी जो डायरी लिखी जाती है उन विचारों पर कोई ध्यान देगा या नहीं देगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हाउएवर, किंतु इट डज नॉट मैटर, However, it does not matter, किंतु इससे फर्क नहीं पड़ता। it does not matter, यानी इससे फर्क नहीं पड़ता है। She feels like writing and has a greater need to put all kinds of things out of her heart on paper. वो क्या करती है? देखो, she feels like writing and has a greater need to put all kinds of थिंग्स आउट ऑफ हर हार्ट ऑन पेपर, और जो अपने दिल की बातें होती है वह लिखने की इच्छा रखती है और उसे अपने दिल की सभी प्रकार की बातों को कागज पर लिखने की कुछ अधिक आवश्यकता नहीं है। मतलब वो पूरी बातें नहीं लिखती है, थोड़ी बहुत बातें ही लिखती है। आपकी तरह ही है, आप जैसे घर पे नहीं बताते हो पूरी बात, तो उसी तरह से एन भी नहीं बताती है। और इसका अंतिम क्वेश्चन है जो आपके लिए फेवरेट होगा, शायद आपको अच्छा भी लगेगा। What does Anne write in her first essay? उसने फर्स्ट ऐसे लिखा, किसने? एन ने। अपने प्रथम निबंध में एन क्या लिखती है? अब देखो, वो भी आपकी तरह ही लिखती है कि उसको क्या था? इन हर फर्स्ट ऐसे एन राइट्स दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रीट। उसने कहा या लिखा अपने प्रथम निबंध में, एन लिखती है कि बातें करना एक विद्यार्थी का लक्षण है। मतलब बातें करना एक विद्यार्थी का क्या है? सबसे प्रमुख लक्षण बताया। किसने बताया? जो एन थी उसने, क्योंकि जो जिसकी माँ बातूनी होती है तो उसकी बेटी भी बातूनी होती है, जिसके पिता बातूनी हो गए तो उसका बेटा भी क्या होगा? बातूनी होता है। यानी गुणसूत्रों का एक दूसरे में क्या होता है? ट्रांसप्लांट होता है, यानी एक दूसरे में स्थानांतरित हो जाते हैं गुणसूत्र। तो इस वजह से वो बातूनी हो सकते हैं। कम बोलने वाले होते हैं तो कम बोलने वाले होते हैं, यानी जिन स्थानांतरण होंगे, लक्षण होंगे उनमें, तो इस तरह से परिवर्तन होते हैं।
फिर है, अब देखो, शी वुड ट्राई टू कंट्रोल इट बट शी कैन नॉट एज इट इज एन इनहर्टेड ट्रीट शी गॉट फ्रॉम हर मदर। अब देखो, वह इसे नियंत्रित करने का प्रयास करेगी किंतु कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि ये एक वंशानुगत गुण है, क्योंकि उसकी माताजी भी जो थी वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी, जो उसे अपनी माँ से मिला था। किससे मिला था? अपनी माँ से मिला था, इसलिए वो समाप्त नहीं हो सकता है। कैसे? आप कंट्रोल तो कर सकते हो, करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद में थस, इस प्रकार द आर्ग्यूमेंट वर कन्विंसिंग एंड प्राउड द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। इस प्रकार उसके तर्क विश्वासपूर्ण थे और बात करने की आवश्यकता को प्रमाणित करते थे। तो एन फ्रॉम डायरी से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एन फ्रैंक इसकी क्या है? राइटर है। तो आप इन तीनों क्वेश्चनों को ठीक ढंग से याद करें और 2023 के एग्जाम में ये आपको पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को याद करें। जय हिंद, जय भारत।